उत्साह, नए उमंग के साथ नए दिन की शुरुआत करते हैं। छोड़ देते हैं बीती पुरानी बातों को, आज कुछ नई बात करते हैं। ये माना कि जीवन के रास्ते नहीं हैं आसान, लेकिन इन रास्तों को नया बनाने का प्रयास करते हैं। और अगर बंद हो गए हैं मंजिल के कुछ रास्ते, तो आओ आज कुछ नए रास्तों का निर्माण करते हैं। सुप्रभातम, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। कहा जाता है कि यदि व्यक्ति अपने जीवन में समय का सही उपयोग ना करे तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए अपने जीवन में उमंग बनाए रखने के लिए अपने समय का सदुपयोग करना आवश्यक है। लेकिन उमंग क्या है? सूर्योदय या सूर्य की किरण के साथ अपने जीवन की और हर नए दिन की शुरुआत करने का नाम है उमंग। माना कि ये जीवन नहीं है आसान, लेकिन जीवन के हर पल को मुस्कुराकर जीने का नाम है उमंग। अपने जीवन में उमंग बनी रहे, इसके लिए अपने जीवन के हर पल को, हर क्षण को खुल के जिएं और समय का सदुपयोग करें। समय की पहचान के लिए आइए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष, तृतीया तिथि, सोमवार, अनुराधा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। अक्सर डरते हैं लोग समस्याओं से अपने जीवन में, लेकिन समस्याओं में भी सकारात्मक बने रहने का नाम है उमंग। अगर अपने जीवन में समस्याओं का सामना करना चाहते हैं तो आवश्यक है कि सकारात्मक सोच बनाए रखिए। और हमारे विचार सकारात्मक तभी बनते हैं जब प्रतिदिन और निरंतर रूप से अपने विचारों में सकारात्मकता बनाए रखते हैं, क्योंकि सकारात्मकता से ही जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। नवेश धारणं सिद्धे कारणं न च तत्कथा क्रियैव कारणं सिद्धे सत्यमेतन्न संशयः। सिद्धि का कारण न तो योगियों का वेश धारण करना है और न ही योग का कथन मात्र। सिद्धि का कारण तो क्रिया है और यह ही निश्चित सत्य है। The reason for achievement is neither wearing the dress of yogis nor just the statement of yoga. Action is the cause of accomplishment, and this is a definite truth. काशी का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है और ये विश्व भर में प्रसिद्ध भी है। लेकिन काशी में शिल्प परंपरा और वस्त्रों की बुनाई की जो कला है, उसको लेकर भी किस तरह से महत्व रहा है, आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट और जान लेते हैं काशी की शिल्प कला पर आधारित कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं और किस दृष्टि से इसका विशेष महत्व माना जाता है हमारी परंपरा में। काशी ये एकमात्र नगर नहीं है, एक संस्कृति है, एक इतिहास है। ये भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। शिक्षा, कला, संगीत और शिल्प कला के लिए काशी विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्रों की बुनाई की परंपरा प्राचीन काल से है। काशी की शिल्प परंपरा पूरे विश्व में विलक्षण और अद्वितीय है। यहाँ के वस्त्रों के विषय में कहा जाता है कि जितनी प्राचीन काशी है, उतनी ही प्राचीन यहाँ की बुनाई की परंपरा। कई धार्मिक ग्रंथों में भी काशी में बने सुंदर वस्त्रों का उल्लेख मिलता है। काशी में वस्त्रों के बनने की परंपरा वैदिक काल से लगभग है।
क्योंकि दुनिया का ये सबसे प्राचीनतम जीवित शहर है और कहा गया कि ये साक्षात शिव का शहर है। तो यहाँ पे जो वस्त्रों की परंपरा रही है, जो वस्त्रों की बिनाई की जो तकनीक रही है, वो अत्यंत प्राचीन काल से है। और यहाँ पे रेशम के वस्त्रों की बिनाई का काम अत्यंत प्राचीन काल से है। ब्रोकेड के बनने की परंपरा काफ़ी प्राचीन काल से है यहाँ पे। और ब्रोकेड मतलब जब हम कहते हैं तो थान के कपड़े जिसमें कि जरी का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। और आज की तारीख में भी वाराणसी, बनारस या काशी जो भी आप नाम से पुकारे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा हैंडलूम वीविंग का क्लस्टर है। काशी पहले सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ सूती वस्त्रों की बुनाई होती थी जो बहुत ही महीन और मुलायम होती थी। फिर धीरे धीरे सूती वस्त्रों का स्थान रेशमी वस्त्रों ने ले लिया। इसके मुख्य उत्पाद बनारसी साड़ियाँ और ब्रोकेड यानी कि जरी वस्त्र हैं। समय के साथ बनारसी साड़ियाँ और ब्रोकेड बुनाई की शैली में परिवर्तन होने लगे। बुनाई की ये कला और भी समृद्ध हुई और इसे उच्च स्तर पर पहुंचा दिया गया। काशी का ये हस्तशिल्प और यहाँ के शिल्पकारों ने अपनी कला के माध्यम से दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। बनारसी ब्रोकेड और साड़ियाँ बनारस के व्यक्तित्व, संस्कृति और अन्य मान्यताओं और परंपराओं से जुड़ी है। इसमें कला और तकनीक पक्ष दोनों ही मिलकर विशिष्टता प्रदान करते हैं। बनारसी ब्रोकेड, जिसे हस्त निर्मित कपड़ा भी कहा जाता है, ये एक प्रकार का भारी और समृद्ध वस्त्र है जो आमतौर पर रेशम के साथ सोने और चांदी के तारों में बुना जाता है। काशी का वस्त्र काश कांचू, काश उत्तम और काश जैसे विभिन्न नामों से इसे प्राचीन काल से जाना जाता है। बनारसी साड़ी के इतिहास के बारे में अगर हम बात करें तो इसका सबसे पहला उदाहरण जो हमें साहित्यिक रूप से मिलता है वो ऋग्वेद में इसका उल्लेख हिरण्य के नाम से मिलता है। मतलब ऐसे वस्त्र जिसके ऊपर सोने से काम किया हो। उससे यह पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल में भी स्वर्ण से काम किए गए वस्त्र जो हैं समाज में प्रचलित थे और लोग उसका बहुतायत इस्तेमाल कर रहे थे। और जो उस समय के साहित्य हैं वो भी ये बताते हैं कि सोने के और चांदी के तारों से काम किए गए वस्त्रों का बहुत ही सुंदर उल्लेख मिलता है। ये वस्त्र शुद्ध हस्तकला का प्रतीक है जिसके निर्माण में अत्यधिक कलाकारी और सावधानी की आवश्यकता पड़ती है, जो देखने में बहुत ही आकर्षक होती है। प्राचीन काल से ही भारतीय ब्रोकेड को धारण करने का उल्लेख मिलता है। धीरे धीरे बनारस के बुनकरों ने बनारसी ब्रोकेड की तरह रेशम के साथ सुनहरी अथवा रुपहली जरी से बनारसी साड़ियों का निर्माण करना शुरू किया। बनारसी साड़ी को सौंदर्य का प्रतीक और सुहाग का पर्याय भी माना गया। भारतीय परंपरा के अनुसार सभी वर्ग के लोग इसे विवाह आदि पर मूल्यवान वस्तु की तरह उपहार में देते हैं। इसे उपहार में देना शुभ माना जाता है। बनारस की साड़ी जिसका लगभग जो ज्ञात इतिहास है वह लगभग 3000 वर्ष के आसपास का एक इतिहास ज्ञात है, लेकिन हमें लगता है कि शायद उससे प्राचीन ये चीज़ें हैं, ये इसका जरूर रहा होगा। लेकिन ज्ञात इतिहास में, क्योंकि जब हम चाणक्य के कालखंड को भी देखते हैं तो उस समय भी वस्त्रों की जो बनने की परंपरा रही है उसमें भी काशी के वस्त्रों का उल्लेख किया गया है। बनारसी वस्त्रों की विशिष्टता उनकी बुनाई के तरीकों और उपयोग की गई सामग्री में है। बुनाई के लिए सोने, चांदी और कई प्रकार के तारों का प्रयोग किया जा रहा है, जो इन वस्त्रों को अद्वितीय और अत्यधिक मूल्यवान बनाता है। इसे भारतीय परंपरा की सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कला जीवन में उमंग लाती है और अच्छा स्वास्थ्य जीवन को नई ऊर्जा देता है, उसे चलायमान रखता है। कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं और इसके लिए कई तरह के कारण जिम्मेदार होते हैं। प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसी समस्या है जो कई पुरुषों को प्रभावित करती है। ऐसे में आवश्यक है कि प्रोस्टेट यानी गुदूद ग्रंथि के कैंसर के लक्षणों को लेकर सतर्क रहें और यदि ऐसा कोई असामान्य लक्षण होता है तो एक विशेषज्ञ को दिखाएं और उसका सही उपचार करवाएं। प्रोस्टेट कैंसर होने पर किस तरह की जटिलताएं हो सकती हैं, आइए देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में।
प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में होने वाला एक आम कैंसर है जो अधिकतर वृद्ध पुरुषों में देखा जाता है। प्रोस्टेट पुरुषों में एक ग्रंथि है जो उनके प्रजनन तंत्र का भाग होती है। ये वीर्य का उत्पादन करती है जो शुक्राणुओं को पोषित करने और परिवहन में सहायक होते हैं। प्रोस्टेट कैंसर सबसे आम कैंसर है। कई प्रोस्टेट कैंसर धीरे धीरे बढ़ते हैं और प्रोस्टेट ग्रंथि तक ही सीमित रहते हैं। वहीं कुछ ऐसे कैंसर हैं जो गंभीर रूप ले सकते हैं और यदि सही समय पर इनका इलाज न हो तो तेजी से शरीर के अन्य अंगों में फैल सकते हैं। प्रोस्टेट कैंसर का जो मेन कारक है वो है जेनेटिक इम्बैलेंस, यानी जो कैंसर जीन्स होती हैं, ऑन्कोजीन्स और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स के बीच का जो बैलेंस होता है वो ख़राब हो जाता है। ऑन्कोजीन्स जो होती हैं डोमिनेंट हो जाती हैं, तब वो कैंसर बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो अल्कोहल, टोबैको, हाई बॉडी वेट एंड टेकिंग जंक फूड विद प्रिजर्व्ड मीट जिसमें कार्सिनोजेंस होते हैं, ये सब फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। बट मेन फैक्टर आपका जेनेटिक फैक्टर माना जाता है। इसलिए कहते हैं अगर आपको फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है प्रोस्टेट कैंसर की तो आपके प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस 9 टाइम्स तक बढ़ सकते हैं। कई ऐसे कारक हैं जो प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को बढ़ाते हैं। बढ़ती हुई आयु, प्रोस्टेट कैंसर का पारिवारिक इतिहास, धूम्रपान करना, मांसाहारी आहार का अधिक सेवन करना, वहीं अधिक वजन और मोटापा, इन सभी कारकों से प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। अभी तक हमारे पास कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हमारा मेन फोकस रहता है अर्ली डायग्नोसिस पर। डायग्नोसिस बड़ा सरल है, जिसमें हम एक सिंपल ब्लड टेस्ट, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट करते हैं। अगर वो 4 ग्राम नैनोग्राम पर ml से ज़्यादा है तो वो कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। हम एक डिजिटल इलेक्ट्रिक एग्जामिनेशन करके हार्ड नोड्यूल को फील करते हैं। अगर दोनों में से एक पॉजिटिव है तो फिर हम एक MRI कराते हैं प्रोस्टेट का और एक बायोप्सी करके प्रोस्टेट कैंसर को डायग्नोस करते हैं। नेक्स्ट स्टेज होता है इसको स्टेज करना। स्टेज करने में MRI प्रोस्टेट हो गया और एक PSMA पेट स्कैन हम लोग करते हैं, जिससे पूरी बॉडी का स्टेजिंग हो जाता है प्रोस्टेट कैंसर का। आवश्यक है कि प्रोस्टेट कैंसर की प्रारंभिक अवस्था में पहचान हो। प्रोस्टेट कैंसर का इलाज यदि सही समय पर न हो तो ये कैंसर शरीर के दूसरे अंगों में फैल सकता है, गंभीरता बढ़ जाती है। ऐसी अवस्था में इलाज कठिन हो जाता है और व्यक्ति के जीवन के लिए भी खतरा बढ़ जाता है। ट्रीटमेंट स्टेज वाइज होता है। पहला स्टेज है लोकलाइज सीए प्रोस्टेट, जिसमें सर्जरी एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन रेडिएशन थेरेपी है और कुछ ही सिलेक्टेड पेशेंट में सर्वेलेंस, यानी कोई सर्जरी नहीं करना, कोई रेडिएशन नहीं करना, सिर्फ फॉलोअप रखना हो सकता है। नंबर 2 होता है लोकली एडवांस प्रोस्टेट कैंसर, जब कैंसर प्रोस्टेट के बाहर जाके सराउंडिंग ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करता है। इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट करते हैं। सर्जरी एक ऑप्शन है, इसके अलावा रेडिएशन एंड हार्मोनल ट्रीटमेंट ऐड कर देते हैं। और लास्ट स्टेज होता है मेटास्टेटिक कैंसर, जो पूरे शरीर में प्रोस्टेट कैंसर फैल गया है। इस स्टेज में सर्जरी का कोई रोल नहीं है। आपको स्टार्ट करते हैं हार्मोनल ट्रीटमेंट से, बाद में हम इसको कीमोथेरेपी और अदर इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स ऐड कर सकते हैं। स्मार्ट स्क्रीनिंग करते हैं कि जो पेशेंट 50 साल के ऊपर जिनको यूरिनरी सिम्टम्स हैं उन्हीं में हम स्क्रीनिंग करें, जिसमें PSA और डिजिटल इलेक्ट्रिक एग्जामिनेशन एक बड़ा सिंपल टेस्ट है, साल में एक बार करें। तो ये स्मार्ट स्क्रीनिंग आजकल आप देखेंगे इंडिया में एटलीस्ट मेट्रो सिटीज़ में तो चली रही है। प्रोस्टेट कैंसर की जल्द पहचान हो और सही समय पर इसका इलाज हो पाए, इसके लिए प्रोस्टेट कैंसर के लक्षणों के विषय में जानकारी होने की आवश्यकता है। साथ ही समय समय पर उम्र बढ़ने के साथ विशेषज्ञ से गुदूद ग्रंथि की जांच भी अवश्य करवानी चाहिए। प्रोस्टेट कैंसर का पूर्ण इलाज संभव है और इसके बाद व्यक्ति बेहतर जीवन जी सकता है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और प्रोस्टेट कैंसर के लक्षणों के प्रति जागरूक रहें। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। और स्वास्थ्य की बात करें तो जागरूकता ही बचाव है। अगर आप कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के लक्षणों को लेकर सतर्क हैं तो न सिर्फ इस बीमारी की पहचान जल्दी हो सकती है बल्कि सही उपचार भी हो सकता है। और उससे भी बेहतर है कि अपने स्वास्थ्य की सही देखभाल की जाए, जिससे जीवन शैली से संबंधित बीमारियों और रोगों की संभावना को कम किया जा सके। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए DD न्यूज। हम जल्द लौटते हैं। सुनो,
एक अच्छी इंश्योरेंस एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। राजा आओ आओ आओ। ये देखो मैसेज, कहते हैं वीडियो लाइक करके 500 रुपया रोज कमाओ। बस पहले थोड़ा पैसा दे के ललचाएंगे, फिर बोलेंगे कि और कमाना है तो पैसा भरो। हम दिन भर चूना लगाते हैं और ये लोग हम ही को चूना लगाने चले हैं। पान वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है कि अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इच्छा तो सभी रखते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की, लेकिन सभी मुश्किलों के बाद भी अपनी सफलता या लक्ष्य के मार्ग पर निरंतर चलते रहने का नाम है उमंग। जीवन में उमंग बनी रहे, इसके लिए निरंतर चलते रहना आवश्यक है और आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए आवश्यक है कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो। योग किस प्रकार से आपके प्रतिरक्षा तंत्र या प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में सहायक है, आइए देख लेते हैं उसके लिए कुछ उपयोगी योगिक क्रियाएं। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। हमें जीवन में 3S चाहिए होते हैं। क्या होते हैं वो? स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड स्पीड। और अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो महत्वपूर्ण है कि हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति हमारी बड़ी होनी चाहिए, यानी इम्यूनिटी बेहतर हो। तो अगर इम्यूनिटी बेहतर हो, और हम सभी ने एक बहुत ही कठिन समय पीछे महामारी का देखा, जहाँ हमें समझ में आया कि अगर हमारी इम्यूनिटी बेहतर है तो हमें वायरसेस, इन्फेक्शंस भी नहीं उतने आसानी से घेर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाएं और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएं। तो स्ट्रेंथ एंड इम्यूनिटी के लिए एक बहुत सरल सा अभ्यास, विरेचन गति का अभ्यास। विरेचन गति यथा नाम तथा गुणा, इसका नाम ही है विरेचन यानी शुद्धि। तो जब आपके अंदर बॉडी भी प्योरीफाई होता जाएगा, मेंटल प्योरिफिकेशन भी होगा, तो आप देखेंगे कि आपको रोग कम लगेंगे। पर सर्व रोग मलाश्रय, शरीर के भीतर मल है, शरीर की सफाई अंदर से नहीं हुई है तो हमको मल ठहरता है, जिससे हमें रोग होता है। तो विरेचन हमारे शरीर से और मन से, दोनों से मल को निकालने का काम करता है। इसके अलग अलग स्टेप्स है। विरेचन गति का पहला स्टेप तो आप बहुत पॉपुलर है, आपने हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से आपके चैनल पर भी देखा है, तो उसको करते हैं और फिर आगे उसके बाकी के स्टेप सीखते हैं। तो विरेचन गति के लिए हम खड़े होकर के भी कर सकते हैं, बैठ करके भी कर सकते हैं। पहला स्टेप हम आपको बैठ करके दिखा रहे हैं। हाथों को 90 डिग्री पर ले लें, यानी ऐसे नहीं रखना। कुछ लोग ऐसे ऐसे भी गलती कर लेते हैं, वो नहीं। 90 डिग्री पर रखा, सांस भरते हुए हाथ को उठाना, सांस छोड़ते हुए वापस ले आना। कैसे करेंगे? ऐसा आप 100 बार का एक राउंड कर लीजिए और 2 राउंड से शुरू कर लीजिए, धीरे धीरे 3 राउंड तक आपसे ले जा सकते। जब 100 बार हो जाए, दोनों हाथों को खोला, 3 बार लंबा गहरा सांस ले लिया। ये है विरेचन गति का पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में हम अपने दाएं नॉस्ट्रिल यानी राइट स्वर को बंद कर देते हैं और लेफ्ट से विरेचन करते हैं। पेट का संकुचन होगा हर एक्सलेशन में। ऐसा 50 टाइम्स कीजिए। जब 50 बार ऐसा कर लें तो दाएं हाथ की तीसरी उंगली से बाएं स्वर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट से विरेचन करेंगे। जब 50 टाइम्स राइट से कर लें तो 50 टाइम्स हम ऑल्टरनेट करेंगे, यानी लेफ्ट से एक्सेल, राइट से एक्सेल। दोनों एक्सेलेशंस के बीच में छोटा सा इनहेलेशन होगा जिसकी ध्वनि आपको नहीं सुनाई देगी। तो एक बार देखिए कैसे। ऐसा भी 50 बार कर लीजिए। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, 3 बार लंबा गहरा सांस लीजिए और फिर आंखों को खोल दीजिए। तो ये तो हुए विरेचन गति के चारों स्टेप्स जो आपने सीखे हैं। आपको नियमित रूप से इनका अभ्यास करना है। इसके साथ साथ अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करना चाहते हैं तो आप जल की मात्रा को अपनी डाइट में बढ़ाइए, यानी पानी अधिक पीजिए। 20 मिनट्स ऑफ सनलाइट जरूर लीजिए। सात्विक आहार लीजिए। योगी बने, उपयोगी बने।
यदि आपको अपना स्वास्थ्य बेहतर रखना है, ठीक रखना है, अच्छा रखना है, तो उसके लिए आवश्यक है कि निरंतर अभ्यास किया जाए। आपके जीवन में जो त्रुटियां हैं, जो छोटी छोटी गलतियां हैं, जो हमारी जीवन शैली से संबंधित हैं, उन्हें दूर किया जाए और अच्छी आदतों को अपने जीवन में शामिल किया जाए। कुशलता चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो या जीवन में किसी नई चीज को सीखने की दृष्टि से देखा जाए, निरंतर प्रयत्न करते रहना उपयोगी होता है। संस्कृत में पारंगत बनने के लिए आवश्यक है कि संस्कृत में की जाने वाली त्रुटियों को दूर किया जाए और संस्कृत का अभ्यास किया जाए। आइए संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र के साथ। नमस्कारः। संस्कृतपाठशालायाः एतस्यां कक्षायां सर्वेषां स्वागतं करोमि। अहमेष नारायण दत्तमिश्रः। अक्षरों, शब्दों और वाक्यों से संबद्ध शुद्धि और अशुद्धि का संज्ञान हमें हो और हम यह सब कुछ समझकर शुद्ध प्रयोक्ता बन सकें, अर्थात संस्कृत के संस्कृतत्व की संरक्षा कर सकें। एतदर्थी हम आपके समक्ष शब्दों और वाक्यों को अभ्यास के उद्देश्य के साथ लेकर आते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज इस अक्षर से जुड़े शब्दों के शुद्ध उच्चारण के उद्देश्य के साथ कुछ वाक्यों का कर लेते हैं अभ्यास। एक शब्द है ऐतिहासिक, जिसे हम अनवधानतावश या प्रादेशिकता के कारण ऐतिहासिक लिख और बोल जाया करते हैं, यह आप जान ही चुके हैं। तो ऐतिहासिक शब्द का शुद्ध उच्चारण और भी दृढ़ हो, एतदर्थ कुछ वाक्यों का अभ्यास कर लेते हैं। वाक्य है सर्वविधम ऐतिहासिकम काव्यम मत्प्रियम, अर्थात सभी प्रकार के ऐतिहासिक काव्य मुझे पसंद हैं। ऐतिहासिक काव्येषु प्राचीनतमं तु रामायणमेव, अर्थात ऐतिहासिक काव्यों में तो सबसे प्राचीन रामायण है। तो ऐतिहासिक शब्द के शुद्ध उच्चारण के साथ साथ यहाँ एक और भाषा संबंधी तथ्य जान लेना है आवश्यक, और वह यह कि प्राचीनतम शब्द को जब हम दूसरे शब्दों में हिंदी भाषा में कहते हैं तो एक बड़ी अशुद्धि कर जाते हैं। वह अशुद्धि है सबसे प्राचीन के स्थान पर सबसे अधिक प्राचीनतम यह लिखा और बोला जाना। देखिए, प्राचीनतम शब्द में संस्कृत का एक प्रत्यय है तमप, जिसकी तुलना आप अंग्रेजी भाषा के सुपरलेटिव डिग्री से कर सकते हैं, अर्थात सबसे अधिक इस भाव को बताने वाला प्रत्यय है तमप। तो सबसे अधिक प्राचीनतम बोलने की जगह सबसे प्राचीन या केवल प्राचीनतम कहना या लिखना ही श्रेयस्कर है। यह भी हम समझें तो संस्कृत के मूल शब्दों का अन्य भाषाओं में भी शुद्धतम रूप में प्रयोग कर सकेंगे। अब बढ़ते हैं आगे इस अक्षर से जुड़े कुछ अन्य शब्दों से बने वाक्यों की ओर। सर्वविधम भारत वैभवम तावत कह न जानियात, अर्थात भला कौन सभी प्रकार के भारतीय वैभव को नहीं जानता होगा। अब वाक्यगत अभ्यासार्थ अगला शब्द है दैनिकम, जहां इस अक्षर का प्रयोग है। तो हम दैनिकम जैसे अशुद्ध उच्चारण न करें, एतदर्थ दो वाक्यों का कर लेते हैं प्रयोग। निर्धनेभ्यः दैनिकम दानम अवश्यम करणीयम, अर्थात निर्धनों के लिए दैनिक दान अवश्य करना चाहिए। दैनिकम वार्तापत्रम तु सर्वैः पठनीयमेव, अर्थात दैनिक समाचार पत्र तो सभी के द्वारा पढ़ा जाना ही चाहिए। इसी तरह दोषे सति तु नैतिकम उत्तरदायित्वम सज्जनः एव स्वीकरोति, अर्थात दोष होने पर तो नैतिक उत्तरदायित्व सज्जन ही स्वीकार करता है। नैतिकम प्रशासनम सर्वथा प्रशंसितम भवति, अर्थात नैतिक प्रशासन सर्वथा प्रशंसित होता है। ऐसे ही हम कई अन्य प्रयोगों के साथ इस अक्षर से बने शब्दों का वाक्यगत अभ्यास कर सकते हैं। वस्तुतः इन वाक्यगत प्रयोगों द्वारा हम शब्दों के शुद्धतम उच्चारण को अधिक प्रायोगिक रूप से हृदयंगम कर लेते हैं। यह एक वैज्ञानिक और सर्वस्वीकृत तथ्य भी है। तो आप ऐसे ही अन्य उदाहरणों के बारे में स्वयं भी विचार करें और फिर करते रहें अभ्यास इसी सत्परामर्श के साथ। पुनरपि आगमिष्यामि इति सूचयन् नमामि सर्वान्।
अभ्यास आपको कुशलता तो देता ही है, साथ ही जीवन को सार्थक भी बनाता है। यदि आप जीवन में उपयोगी बनना चाहते हैं और साथ ही ये चाहते हैं कि आपके जीवन में उमंग बनी रहे, तो निरंतर कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ये लगता है कि अब आयु हो गई है तो इसलिए हमारे जीवन में कुछ नहीं बचा, लेकिन जीवन को हर पल में जीवित रखना आवश्यक है। यदि आयु को हराना है तो अपने जीवन को निरंतर चलायमान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जीवन बने रहना आवश्यक है, लेकिन जीवन को आप किस तरह से जीते हैं ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि आयु को हराना है तो अपना शौक जिंदा रखिए। जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, पर मन को उड़ता परिंदा रखिए। एक आयु के बाद सभी को आना है बुढ़ापा, लेकिन अपने जीवन को जीवन के हर पल में जिंदा रखिए। जीवन में उमंग बनी रहे, तरंग बनी रहे, प्रसन्नता बनी रहे, इसके लिए सकारात्मकता को अपने जीवन में उतारिए, प्रसन्न रहिए और साथ ही अपने जीवन को किसी विशेष उद्देश्य के लिए समर्पित कर दीजिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको जीवन में सब कुछ उपलब्धियां प्राप्त हो गई हैं, तो किसी दूसरे की सहायता करने के लिए कार्य करते रहिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।